गुड आफ्टरनून एट्थ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम सामाजिक विज्ञान में पाठ 5 हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य पढ़ेंगे। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में कि राष्ट्रीय एकीकरण क्यों आवश्यक है, उसके तत्व और उसके बाधक तत्वों के बारे में हमने पढ़ा था। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है, लोकतंत्र क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग क्यों आवश्यक है, वयस्क मताधिकार, मतदान और उसका महत्व, और लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक स्थितियाँ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले वाले भाग में दिया है खंड अ, राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति। तो ये जानना सबसे पहले सर्वोपरि होगा कि राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है। जिस प्रकार व्यक्ति के जीवन में कुछ लक्ष्य होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं, जिसको लेकर वो अपना जीवन आगे बढ़ाता है और अपने कार्यों को हर संभव सफल बनाने का प्रयास करता है, ठीक उसी प्रकार जिनकी प्राप्ति के लिए वह हर कार्य करता है, उसी प्रकार जो राष्ट्र होता है, राष्ट्र के भी कुछ लक्ष्य होते हैं। राष्ट्र यानी हमारा देश, उसके भी कुछ लक्ष्य, कुछ उद्देश्य होते हैं जिन्हें सम्मुख रखकर राष्ट्र कार्य करता है। देश की प्रगति और समृद्धि राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है। सरकार इन राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विधि बनाती है, कानून बनाती है तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करती है। हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है। हमारा देश कैसा है? प्रजातांत्रिक देश है। यहाँ पर जनता का राज है, यानी जनता का शासन है। जनता स्वयं अपने प्रतिनिधि को चुनकर और उन्हीं की सरकार बनती है जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। तो हमारे राष्ट्रीय जो लक्ष्य है उसके अंतर्गत सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है लोकतंत्र। दूसरा आता है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता क्यों? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, इसलिए जो दूसरा पॉइंट आएगा वो आएगा पंथ निरपेक्षता। फिर आता है राष्ट्रीय एकता, अनेकता में एकता, स्वतंत्रता, सभी को समान स्वतंत्रता प्राप्त हो, समानता का अधिकार, सामाजिक समरसता और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग। राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति हमें अपने राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोकतंत्र विधि से करनी चाहिए। तो हमारे देश में संविधान के अनुसार लोकतांत्रिक शासन पद्धति की स्थापना की गई है और इस पद्धति में सरकार का गठन जनता करती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये लोकतंत्र जो है, प्रजातंत्र जो है, वो जनता का खुद का शासन होता है, लेकिन जनता शासन ना करके बल्कि अपने ही बीच में से वो जो प्रतिनिधि चुनती है मतदान के द्वारा, उसी में से क्या बनता है? प्रधानमंत्री बनता है और वही फिर सरकार उसकी बनती है और वही सरकार चलती है। तो पहला पॉइंट जो है वो है लोकतंत्र। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता के साथ साथ समान अधिकारों की प्राप्ति हो। सभी को कैसे अधिकार प्राप्त हो? समान अधिकार प्राप्त हो। समाज के सभी वर्गों के विकास के समान अवसर बिना किसी भेदभाव के किए सभी को मिले, उपलब्ध हो। लोकतांत्रिक शासन पद्धति में नागरिकों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें सर्वोपरि कौन होता है? नागरिक होता है। एक उत्तम सरकार का निर्वाचन करना नागरिकों का कर्तव्य है। नागरिकों का कर्तव्य बनता है कि जब वो सरकार चुने तो सोच समझकर चुने। प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना भी चाहिए, जिससे सरकार जनहित में कार्य कर सके। अगर वो अच्छी सरकार चुनेगी तो वो जनता के हित के लिए ही कार्य करेगी। लोकतंत्र उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें जनता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपना निर्वाचित प्रतिनिधि को चुनती है और वे प्रतिनिधि जनहित को ध्यान में रखकर अपना कार्य करते हैं और शासन को सुचारू रूप से उसका संचालन करते हैं। भारत में लोकतांत्रिक शासन है और यह जनता के प्रति उत्तरदायी है और प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान का हो, उसे मत देने का अधिकार है और चुनाव में भाग लेने का अधिकार है। हमारे देश की लोकतांत्रिक सरकार का उद्देश्य लोक कल्याण करना, यानी लोगों का कल्याण करना, लोगों के हित के लिए कार्य करना है।
स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व लोकतंत्र के ये मुख्य तत्व है। इनके बिना लोकतंत्र अधूरा है। इसके बिना हम लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते। अब आता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता सबको पसंद होती है, आज़ादी सबको प्यारी होती है। बिना आज़ादी के कोई भी व्यक्ति अपना कार्य ठीक तरह से नहीं कर सकता। अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाकर या किसी कमरे में बंद करके रखें तो वो व्यक्ति कैसा हो जाएगा, उसका दिमागी संतुलन ही बिगड़ जाएगा। और अगर बार बार हम किसी व्यक्ति को कैद करके रखें, उसे कहीं जाने ना दे, रोक टोक करें, तो वो व्यक्ति भी कैसा हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो व्यक्ति को जब स्वतंत्रता मिलती है तो वो अपना कार्य भी ठीक तरह से कर पाता है। ऐसे वातावरण और परिस्थितियों की आवश्यकता जिसमें हम रहकर वह अपना विकास समुचित ढंग से कर सके। राज्य उन परिस्थितियों का भी निर्माण करता है। राज्य में रहते हुए व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। इसके लिए उसे क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्रता का अर्थ लोग बंधनों के अभाव से लगाते हैं, पर यदि स्वतंत्रता को इस अर्थ से लिया जाए तो स्वेच्छाचारित परिवर्तित हो जाता है। समाज में रहते हुए स्वतंत्रता पूर्णतः बंधनों से मुक्त नहीं हो सकती। अतः वास्तविक स्वतंत्रता अनुचित बंधनों के स्थान पर उचित बंधनों की व्यवस्था को स्वीकार करती है। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं कि हमें स्वतंत्रता मिल गई तो हम उसका फ़ायदा उठाएं। हमारी स्वतंत्रता से किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक स्वतंत्रता के रूप में भी हम समझ सकते हैं। भारतीय संविधान में उचित प्रतिबंध लगाते हुए प्रत्येक नागरिक को अधिकार के रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अपने विचारों को प्रकट करने की, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने की स्वतंत्रता है, अधिकार है। शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार है, मीटिंग करने का अधिकार है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है। भारत में कोई भी व्यक्ति कहीं भी घूम सकता है, घूमने की स्वतंत्रता है। निवास करने, कहीं भी रहकर वो निवास कर सकता है, निवास करने की स्वतंत्रता है। और इसके अलावा व्यापार करने की भी उसे पूरी स्वतंत्रता, पूरे अधिकार प्राप्त है। बस ये है कि उसे अपनी स्वतंत्रता का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर आता है समानता। प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वंश संप्रदाय का हो या जन्म स्थान उसका कहीं का भी हो, सभी को कानून के समक्ष समान माना गया है। नागरिकों के संपूर्ण विकास के लिए राज्य द्वारा समान अवसर उसको उपलब्ध कराए गए हैं। भारत का प्रत्येक नागरिक को ये अवसर दिए गए हैं। अब समानता के 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है सामाजिक समानता, दूसरा होता है राजनीतिक समानता और तीसरा होता है आर्थिक समानता। समानता का महत्व, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि इसका महत्व क्या है। पहला महत्व क्या आता है कि समानता की स्थिति में भेदभाव का अंत हो जाता है, भेदभाव नहीं होता है। फिर दूसरा इसमें महत्व क्या है कि स्वतंत्रता की रक्षा के लिए समानता की आवश्यकता जरूरी है। तीसरा क्या है महत्व, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए भी समानता आवश्यक है। फिर चौथा इसका महत्व है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय के लिए भी समानता का होना अति आवश्यक है। जो इसका आगे का भाग है वो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे।